हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट क्या होता है? वेरी सिंपली सेड, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब एक कंडक्टर इमेजिन करो, उसका एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, उस क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम जितना चार्ज क्रॉस ओवर करके जा रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब हमें किसी चार्ज फ्लो को ग्लोबली एक्सप्रेस करना है, ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, तब हम करंट यूज करते हैं। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज करंट? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एंटायर कंडक्टर। मतलब अगर मैं क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूँ तो पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को ही हम करंट कहते हैं। लेकिन अभी अगर एक ऐसा नेसेसिटी आता है कि तुमको क्रॉस सेक्शन के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चार्ज फ्लो कैसा हो रहा है उसको लेके डिस्कस करना है, तब we need something called as current density. When we need to define current locally, बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन है, किसी एक लोकल जगह पर हमको करंट के बारे में डिस्कस करना है, तब हमको चाहिए होता है करंट डेंसिटी। Now what is current density? As the name suggests, current density is the amount of charge flowing per unit time per unit area या current flowing per unit area। मतलब पूरा जो क्रॉस सेक्शन है उसके पर यूनिट एरिया के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को ही हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। वेरी सिंपल, देखते हैं आराम से। देखो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक ये कंडक्टर दिख रहा है सबको। सो ये हो गया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। मैंने एक छोटा सा एरिया चूज किया, डी एरिया। इज दैट क्लियर? और इस छोटे से एरिया के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से इस छोटे से एरिया के थ्रू लेट अस से डी आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अभी अगर हमको करंट डेंसिटी एक्सप्रेस करना है, जिसको हम जे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? जे जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। दिस करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसी जे को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कैच है। कैच ये है कि ये जो हमने एरिया लिखा है, दिस एरिया हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू उस फ्लो के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में ये जो हमने डी एरिया माना है उसके परपेंडिकुलरली ही करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स ओके। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर भी अच्छे से लिख के रखा है, रिमेंबर द एरिया दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि हम ये नेक्स्ट वाला डायग्राम दिख रहा है सबको, सबको दिखाई दिया ये वाला डायग्राम? देखो यहाँ पर भी हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, लेकिन इस बार हमारे पास जो ये मैं ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हमको इस डायग्राम में, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ये जो एरिया है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट? इस स्लैंटेड एरिया को हमने डीए बोल के रखा है। इज दैट क्लियर? इस स्लैंटेड एरिया को हमने डीए बोल के रखा है। अभी अगर मैं तुमको करंट डेंसिटी बोलता हूँ और तुम बोलोगे सर इस एरिया के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी डी आई करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा एरिया मैंने माना है यहाँ पर, छोटा सा पैच, ठीक है, और तुमने अगर एरिया डी ए लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज यहाँ पर जो हमने एरिया कंसिडर किया, दैट एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? यू नीड टू कंसिडर दैट एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। सो ध्यान से देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी ध्यान से देखो, ये जो स्लैंटेड एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन है, देखो ये डॉटेड लाइन से मैंने जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना के रखा है, दिख रहा है? डॉटेड लाइन से हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना के रखा है जो कि स्लैंटेड एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन से हमने एरिया बना के रखा है, ये वो एरिया है जिसके परपेंडिकुलरली करंट फ्लो कर रहा है। बिकॉज करंट किस तरह फ्लो कर रहा है? देखो, करंट इज बेसिकली फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। करंट जो है, लेट अस से करंट बेसिकली इस तरह फ्लो कर रहा है, लेट अस से डी आई। और ये जो हमने डॉटेड लाइन से एरिया बना के रखा है, इसके परपेंडिकुलरली करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी अगर हमको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है, अभी अगर हमको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है तो मुझे ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। नाउ कैन यू टेल मी इस वाले एरिया का वैल्यू कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी इस वाले एरिया का वैल्यू कितना होगा? कम ऑन, बोलो बोलो बोलो। ओके, एक्चुअली आदत हो चुका है, क्लास में यही बोलता हूँ बोलो 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 तो वो आदत जा नहीं रहा। तो देखो ये जो एरिया है, ध्यान से देखना, ये जो स्लैंटेड एरिया है, स्लैंटेड एरिया का वैल्यू डी ए लिख के रखा हमने। ये एंगल थीटा है, तो डी ए
वेक्टर का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूं, दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट, इसका वैल्यू कितना होगा? दिस इज बेसिकली दैट इज डी ए कॉस थीटा। डू यू एग्री विद दिस? डी का ये वाला कंपोनेंट रेड वाला वेक्टर जो है ये हो गया इस डॉटेड लाइन से जो हमने एरिया बना के रखा है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डी ए कॉस थीटा। और ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है एरिया का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है डी ए कॉस थीटा। That means the area which is important to us is dA cos theta, because dA cos theta के परपेंडिकुलर ही करंट फ्लो कर रहा है। Is that clear? So ऐसे सिनेरियो में अगर हमको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसे सिनेरियो में अगर हमको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हो लिखते हैं इन दिस केस, ठीक है? देखो, so in this case J that is equal to करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट in this case is DI divided by area, in this case is dA cos theta। तो हमने क्या लिखा? दिस इज dA cos theta। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, di को हम यहाँ लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो इन दिस केस अभी अगर मेरे को di लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इन दिस केस di इज इक्वल टू J into dA cos थीटा। समझ आ रहा है? सो इन दिस केस अगर मुझे टोटल करंट चाहिए, मैं क्या करूँगा? टू इंटीग्रेट दिस स्टफ, दैट इज J dA cos थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो आई इन दिस केस कैन आई राइट J dA cos थीटा एस J वेक्टर डॉट dA वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज J डॉट dA को अगर खोलूंगा तो क्या मिलेगा? J dA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन J वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इज दैट क्लियर? देखो J वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी। अभी अगर तुमको कोई पूछे कि नहीं मुझे एवरेज करंट डेंसिटी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। एवरेज करंट डेंसिटी चाहिए तो कैसे लिखोगे? J एवरेज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? डेल आई, और कितना एरिया के थ्रू फ्लो कर रहा है? दैट इज डेल ए। बट माइंड इट, ये जो एरिया है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट। ऐसे करके डिफाइन कर देंगे हम एवरेज करंट डेंसिटी को। बस एरिया का ध्यान रखना है कि जो एरिया तुम कंसिडर कर रहे हो दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, अभी ना फटाफट इसको पॉज करो, पॉज करके ये चीज़ अच्छे से लिख के रखो। सारा डेफिनेशन मैंने लिख के दिया है, इसको पॉज करो और लिखो, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटी? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटी? बिकॉज अगर करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, दिख रहा है स्क्रीन में, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह करंट डेंसिटी क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हर जगह करंट डेंसिटी सेम ही है तो करंट डेंसिटी डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता, because you will not be able to use it, right? Because it is same everywhere, so there is no point of describing current density। but हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्रॉस सेक्शन के ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके बारे में हम क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पर तुमको ये पता चलेगा कि जब कोई ऑल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है द करंट इज मच मोर strongly distributed over the surface of the conductor, over the skin of the conductor। मतलब करंट का मेजर पोर्शन सरफेस से पास करता है, और जितना हम अंदर चले जाएंगे, जितना हम कंडक्टर के अंदर घुसेंगे, वहाँ पर करंट का फ्लो डिक्रीज होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरफेस के अलॉन्ग या कंडक्टर के स्किन के अलॉन्ग करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। एंड एज यू गेट इनसाइड द कंडक्टर, एज यू गेट टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, करंट का डेंसिटी डिक्रीज होना चालू करता है। करंट मैक्सिमम सरफेस के थ्रू फ्लो करता है, और जितना हम अंदर जाएंगे, जितना हम सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, करंट का डेंसिटी डिक्रीज होना चालू होगा। तो ऐसे सिनेरियो में करंट डेंसिटी डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन बेसिकली डीसी करंट में ऐसा होता नहीं है। डीसी करंट में क्या होता है कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, लेकिन एसी करंट में करंट डेंसिटी हैज टू बी डिफाइंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? समझ में आया? ओके फाइन। अभी नेक्स्ट इस वाले पॉइंट को लिख कर रखो, दिख रहा है? दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एसी सिस्टम्स बिकॉज द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ सिंगल वायर एक्चुअली चेंजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट, स्किन इफेक्ट। बट दैट्स अनदर सब्जेक्ट, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा एसी करंट में। लेकिन मैंने जो बोला है होप से तुमको ये समझ में आया, ठीक है? इस चीज़ को भी अच्छे से लेकर रखो, फाइन।
अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, डिस्टर्ब करता है, और बहुत लोगों को इसका जवाब पता नहीं चलता। और ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज करंट ए स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? अगर तुमने रियलाइज किया है, मैंने आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा था, अगर तुमने ध्यान दिया है। अगर मैंने जे वेक्टर दे दिया मतलब करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिमाग में आया था ये डाउट? आया था तो बहुत बढ़िया है, दिमाग में आना चाहिए ये डाउट कि सर ने करंट डेंसिटी को वेक्टर डिफाइन कर दिया, लेकिन करंट को सर ने क्या डिफाइन किया था? करंट को सर ने तो स्केलर डिफाइन किया था। याद है ना हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन करंट कभी भी वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। दैट इज द रीजन हम करंट को स्केलर बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते। लेकिन व्हाट अबाउट करंट डेंसिटी? हाउ कम दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इसको मैं तुमको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखो करंट J इज इक्वल टू व्हाट I बाई A लिख सकते हैं, राइट? करंट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन A व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो। I को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। एरिया को हमने A लिख दिया। चलो इस कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, इसी कंडक्टर के थ्रू लेटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, और इसी के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पर लिखा, इसी के करंट डेंसिटी के बारे में यहाँ पर लिखा, J इक्वल टू I बाई A V बाई R। ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस याद है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ाया था तभी भी पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मेरे पास L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, दिख रहा है कंडक्टर का लेंथ कितना L लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, तो हम पोटेंशियल को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, दैट इज इन दिस केस दैट इज E इनटू L लिख सकते हैं। Is that clear? Potential difference in this case is work done by electric field. Resistance को हम क्या लिख सकते हैं? That is rho into L by A को हम ऊपर लिख देते हैं। Is that clear? और नीचे और एक अभी भी जिंदा है, तो this A gets cancel out, L gets cancel out, और ध्यान से देखो हम 1 by rho को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एक स्क्रीन शॉट डाला था अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, आई होप से तुमने वो देखा है। वहाँ पर मैंने ये लिख के दिया है कि 1 by रो रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स होता है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, एंड 1 by रो को हम सिग्मा से लिख सकते हैं। सिग्मा ही हमारा कंडक्टिविटी है, और इसको हम क्या लिख देंगे? सिग्मा इंटू ई। सो दैट मीन्स मैं ये लिख रहा हूँ कि जे जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एंड वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी and J is equal to sigma E. So if E is a vector quantity, J also has to be a vector quantity. I hope so तुमको ये समझ में आया। This is a very simple proof of the fact कि current density एक vector quantity है, because J is equal to sigma into E, E खुद एक vector quantity है। Is that clear? I hope so कि you are convinced। हमेशा याद रखना current एक scalar quantity है, लेकिन current density एक vector quantity है। ठीक है, पक्का? इसको लिखो। एक इलेक्ट्रॉन का जो जर्नी होता है बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, वो बहुत दर्दनाक जर्नी होता है, और मुझे पता है कि तुम लोगों को इसका रीज़न पता है। रीज़न क्या है? बिकॉज जब कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज कैरियर्स किसी कंडक्टर के थ्रू ट्रैवल करता है, उसको बहुत ज़्यादा कोलिशंस सफ़र करना पड़ता है। वो जाके मेटल आयंस के साथ जाके टकराता है, अपने साथी इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके टकराता है, कोलिशंस होता है, एनर्जी लॉस होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड दे आर स्लो डाउन। इनफैक्ट तुम मुझे अगर कहोगे कि सर आप चार्ज कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं उस मोशन को कैसे विजुलाइज करते हो, आई कैन वेरी क्लियरली डिस्टिंक्टली डिवाइड द मोशन इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन इज द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, जिसके कारण वो इधर उधर जाके अपना सर पटकते रहते हैं। दूसरा है तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखा है कंडक्टर के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा है, उसके इन्फ्लुएंस के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कंडक्टर के अलॉन्ग भी मूव करते हैं। इनफैक्ट ये इस सिचुएशन को हम बहुत ज़्यादा एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हर शाम को जब मैं खेल के आता हूँ ना, मेरे सर के ऊपर हमेशा एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ मस्क्यूटोस मिलेगा तुमको, बड़ा सा ग्रुप ऑफ मस्क्यूटोस। उस ग्रुप के अंदर जितने सारे मस्क्यूटोस हैं, दे ऑल मूव रैंडमली, इधर उधर मूव करते रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वो ग्रुप भी मुझे फॉलो करेगा। एज ए होल ग्रुप के अंदर जितने सारे मस्क्यूटोस हैं, दे आर हैविंग रैंडम मोशन, बट द ग्रुप एज ए होल विल फॉलो मी वेरेवर आई गो।
एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव तो करते हैं, बट एज ए होल वो ग्रुप जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, कंडक्टर के अलोंग ट्रैवल करता है। ठीक है, अभी एक बात बताओ, क्या रैंडम मोशन के लिए जितने सारे चार्ज कैरियर्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका कोई इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होता है? कम ऑन टेल मी। अगर तुम रैंडमली कोई भी बुक उठाओ, कहीं से भी पढ़ना चालू करो, कुछ भी क्वेश्चन करो, एट द एंड ऑफ द डे तुमने इफेक्टिवली कुछ नहीं सीखा हो। सिमिलरली रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनका कोई इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, रैंडम मोशन के लिए कोई चार्ज का कंडक्शन नहीं होता, कोई इफेक्टिव फ्लो नहीं होता। I'm getting the point. So इस discussion में, in order to keep things simple, we shall ignore the random motion of the electrons, and we shall simply say कि electrons बहुत धीरे धीरे, धीमे धीमे कंडक्टर के along, under the influence of electric field, under the influence of potential difference, travel करते हैं with a very very small velocity called as drift velocity, जिसको हम v suffix d से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दिख रहा है स्क्रीन में v suffix d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंडक्टर के अलावा धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच का क्या रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको पॉज करो और ये जितना कुछ मैंने लिख कर रखा है उसको कॉपी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी ये नेक्स्ट वाला सिनेरियो। लेट्स सी दिस नेक्स्ट सी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अभी इस सर्किट को देखते हैं। एक बैटरी है, दिख रहा है, देयर इज अ बैटरी, देयर इज अ बल्ब एंड देयर आर कंडक्टिंग वायर्स व्हिच आर कनेक्टिंग द बैटरी विद द बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिंग वायर के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है उसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया। दिख रहा है, ये जो छोटा सा जगह है इसको हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया। ठीक है, एज बिकॉज हमने बैटरी लगाया, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा, तो वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्जेस को गोल गोल घुमाएगा, राइट। तो इस कंडक्टर के इस छोटे से टुकड़े को जो हमने मैग्नीफाई किया उसके अंदर क्या चल रहा है, ध्यान से देखो, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस, दे आर ड्रिफ्टिंग अलोंग द कंडक्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ vd। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एक डाउट हो सकता है, सर पॉजिटिव चार्जेस कैसे मूव करेगा? मैंने बताया था, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते। पॉजिटिव चार्जेस अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज बाय कन्वेंशन वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट along the direction of flow of positive charge। ऐसे मान के भी हम अपना डिस्कशन कर सकते हैं, टेक्निकली कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में कंडक्टर के अंदर ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के स्पीड से कंडक्टर के अलाउ ट्रैवल करें। ठीक है, और हमारा मोटिव है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन निकालना। फाइन, ओके, अभी आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैं इस कंडक्टर को फिर से बनाया एंड आई हैव ड्रॉन टू क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन ए एंड क्रॉस सेक्शन बी। सबको दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन ए एंड क्रॉस सेक्शन बी। एंड मैंने इंटेंशनली दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच के डिस्टेंस को vd मीटर्स रखा। क्या रखा? v सफिक्स d मीटर्स रखा दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच के डिस्टेंस। ठीक है ना। अभी एक बात बताओ, इन दोनों ग्रीन कलर के जो क्रॉस सेक्शंस हैं इनके बीच में जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू क्या होगा? लेट्स सी द वॉल्यूम इन दिस केस। वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? ए इंटू लेंथ, लेंथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी इंटू टी लिख सकते हैं। दिस इज वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहाँ देखो, दिख रहा है सबको? इफ सपोज फॉर ए कंडक्टर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मतलब n जो है दैट इज बेसिकली चार्ज डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी अगर मैं तुमको ये पूछूं कि ये जो वॉल्यूम है दो ग्रीन कलर के क्रॉस सेक्शंस के बीच में जो वॉल्यूम है उसमें टोटल चार्ज कितना है, ये लिखते हैं टोटल चार्ज। ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज नहीं बोलता, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस तो बेटर होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या होगा? मुझे पता है कि ये यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे चार्जेस रहते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस रहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है
तो इस वॉल्यूम में कितना होगा n इंटू ए इंटू वी डी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस। ध्यान से रखना, नंबर, मैंने क्वांटिटी नहीं कहा, नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस वॉल्यूम बिटवीन द टू ग्रीन क्रॉस सेक्शंस। अभी अगर मैं टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछूं, क्या पूछा मैंने? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये जो है दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, एन ए वी डी। इस तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, एक चार्ज का वैल्यू कितना है? एक चार्ज का वैल्यू ई होता है। तो इतने सारे चार्जेस का टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा? ई इंटू एन ए वी डी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आई होप सो तुमको ये समझ आया। इज दैट क्लियर? अभी बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ए में, दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन ए में अगर मैंने एक चार्ज कंसिडर किया, क्रॉस सेक्शन ए में अगर मैंने एक चार्ज कंसिडर किया, तो ये बताओ इस चार्ज को ट्रैवल करके इस क्रॉस सेक्शन तक, बी वाले क्रॉस सेक्शन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? What will be the amount of time taken for a charge to travel from cross section A to cross section B? And the answer is very simple, right? We all know that. We know that every charge is traveling with a velocity vd. That means एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये vd मीटर्स कवर करेगा। एंड इंटेंशनली मैंने दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच को कितने डिस्टेंस पे लिया? vd मीटर्स पे लिया। सो इट इज ऑब्वियस कि क्रॉस सेक्शन ए से क्रॉस सेक्शन बी तक अगर कोई चार्ज ट्रैवल करेगा, उसको एक सेकंड लगेगा। इट विल टेक 1 सेकंड टू ट्रैवल फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ए टू क्रॉस सेक्शन बी। which means इस पर्टिकुलर चार्ज के सामने इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने सारे चार्जेस दिख रहा है, ये सारे चार्जेस जो इस वॉल्यूम में, अगर एक सेकेंड में ये चार्ज यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इस वॉल्यूम के अंदर उसके आगे जितने सारे चार्जेस थे, ऑल दिस चार्जेस विल क्रॉस द क्रॉस सेक्शन बी इन द सेम टाइम ऑफ 1 सेकेंड। कम ऑन, अगर क्रॉस सेक्शन ए पे जो चार्ज था एक सेकेंड में अगर बी तक पहुँचता है, तो क्रॉस सेक्शन ए के बाद जितने सारे चार्जेस हैं, सारे के सारे चार्जेस क्रॉस सेक्शन बी को एक सेकंड में क्रॉस कर चुके होंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? सो इन दिस केस अभी अगर मुझे करंट डिफाइन करना है, तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, करंट आई इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज फ्लोइंग, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग। हमने लिख के रखा है, देखो क्या लिख के रखा है, एन ई ए वी डी। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग एंड द अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें ये चार्ज बी वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस ओवर कर जाता है, दैट इज 1 सेकंड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आवर करंट, आई इक्वल टू एन ई ए वी टी। वेरी वेरी फेमस एक्सप्रेशन जो बहुत जगह हमको यूज करना पड़ेगा। इस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को तुमको याद कर लेना है, यू नीड टू मेमोराइज दिस। समझ में आया? दैट इज आई इक्वल टू व्हाट? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया ये डिराइवेशन? श्योर? ओके, फिलहाल ये वाला कॉपी करो अब तक जितना हुआ है। अभी अगर करंट डेंसिटी निकालना हो तो वेरी सिंपल, राइट? करंट डेंसिटी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? चलो लेट अस से जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाय एरिया, और आई का एक्सप्रेशन हमने जस्ट नाउ निकाला। ओके, आई बाय ए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एन ई वी डी लिख सकते हैं। सो इन दिस केस दैट इज एन ई वी डी, राइट? तो हम यहाँ पर जे क्या लिख सकते हैं? जे इन दिस केस इज एन ई वी डी। ठीक है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी। इसके साथ अगर तुम डायरेक्शन को भी अटैच करना चाहो, बिकॉज हमको पता है कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर साइन देना चाहोगे, सो वी कैन डू समथिंग इज दैट, तरह से दिस इज जे वेक्टर दैट इज एन इंटू ई के जगह हम लोग क्यू लिख देते हैं, ठीक है? एंड दिस इज वी डी वेक्टर। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जब हम क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, इट हैज टू बी पुट अलॉन्ग विथ साइन। क्यू का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब हम साइन के साथ पुट करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुमको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, अभी अगर से मैंने माना कि क्यू क्या है? क्यू को मैंने माना पॉजिटिव,
Q पॉजिटिव मतलब Q ग्रेटर देन C। तो अगर मैं एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूंगा, देखो J वेक्टर इक्वल टू N Q VD वेक्टर, इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखूं, Q अगर पॉजिटिव है, दिख रहा है ना सबको, Q अगर पॉजिटिव है, VD का डायरेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो VD है, VD का डायरेक्शन एंड J वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, बिकॉज Q का साइन पॉजिटिव है, सो VD का डायरेक्शन एंड J वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। J वेक्टर का डायरेक्शन हमको पता है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि J इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा E, तो J वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, which means drift velocity will be along electric field. Do you agree with this? Q का साइन पॉजिटिव, VD एंड J वेक्टर दोनों का साइन सेम होगा, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन J वेक्टर के अलोंग होगा, और J वेक्टर is along E vector, that is all the positive charges will be drifting along the electric field, and that is okay, right? Because यहाँ पर मैंने अगर Q को पॉजिटिव माना है, I am saying that charge carriers are positive charge carriers, and positive charge किस तरफ मूव करेंगे? जिस डायरेक्शन में उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी तरफ उनका ड्रिफ्ट होगा, मतलब ड्रिफ्ट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, अभी अगर मैं कहता हूँ कि से Q is negative, try to understand, that means अभी चार्ज कैरियर्स क्या है? नेगेटिव चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ, दैट इज J वेक्टर दैट इज इक्वल टू N इंटू Q इंटू VD, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर Q का साइन नेगेटिव हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर Q का साइन नेगेटिव हुआ, तो एक बार ये सोचो कि VD वेक्टर और J वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? J वेक्टर का डायरेक्शन इज माइनस ऑफ VD वेक्टर, मतलब J वेक्टर एंड VD वेक्टर का डायरेक्शन विल बी opposite to each other. Is that clear? And we know that कि J vector is along E vector. I can say E vector and VD vector का डायरेक्शन जो होगा they will be opposite to each other. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है the charge carriers will be drifting opposite to the electric field. And is not it obvious? Because you are talking about electrons, and electrons will always move opposite to the direction of electric field. They will be drifting opposite to the direction of electric field. That is the reason अगर Q का साइन नेगेटिव हुआ, try to understand, J वेक्टर and VD वेक्टर के बीच का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, that means VD वेक्टर का डायरेक्शन will be opposite to that of electric field, because they are negative charge carriers, and negative charge carriers will definitely move opposite to the direction of electric field. तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, J vector equal to NQ into VD vector, this expression is valid both for positive charge carriers as well as negative charge carriers. सिंपल सा है, फिर भी बता के रख रहा हूँ, ठीक है ना? अभी क्या करना है बताओ, जल्दी से कॉपी करना है, ठीक है? तो ये जो चीज़ बताया था मैंने, इसको फटाफट कॉपी करना है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ओके, इसको यहाँ पर पॉज करो और जो चीज़ बताया उसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, लेट्स सी नेक्स्ट कहानी क्या है। नेक्स्ट कहानी में बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। ओके, ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जस्ट नाउ। जो बी वाला पॉइंट है, मैंने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्जेस को धक्का दे के आगे लेके जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे कंसंट्रेट करते हैं, पॉइंट सी पे कंसंट्रेट करते हैं। जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम, अभी जो लिखा है वो देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम। ये क्या है? डायग्राम में जैसे जैसे दिख रहा है, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, लेकिन उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, क्रॉस सेक्शन चेंजेस एज वी गो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, ठीक है? ओके, अभी देखो, लेट अस से इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I1, और यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, लेट अस से यहाँ से करंट I2 निकल रहा है। इज दैट क्लियर? और मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जैसे करंट का फ्लो होता है वैसे ही पानी का फ्लो होता है। अगर पानी होता तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ से जितना पानी अंदर घुसेगा, यहाँ से उतना ही पानी बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना करंट घुस रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, बी वाले क्रॉस सेक्शन के थ्रू उतना ही करंट बाहर निकलेगा। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि I1 का वैल्यू बराबर I2 का वैल्यू बराबर में I लिख सकता हूँ, मतलब I1 I2 दोनों बराबर होगा, उसको हमने I लिख दिया, एंड इट विल बी कांस्टेंट। हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ओके फाइन, ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी एक बात बताओ कि जस्ट नाउ हमने करंट का कौन सा एक्सप्रेशन डिराइव किया? हमने जस्ट नाउ ये एक्सप्रेशन डिराइव किया कि I इज इक्वल टू N E A V D, राइट? वी हैव जस्ट नाउ डिराइव दिस एक्सप्रेशन।
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने बोला भाई साहब कि ये जो आई है, दिस आई इज कांस्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो हमने आई बोला है, दिख रहा है ये आई, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर आई कांस्टेंट है तो आई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो है वो देखते हैं, एन कांस्टेंट है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल में नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम बदल सकता है, पर ये यहाँ पर तो मटेरियल एक ही है, तो एन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ई भी क्या है भाई साहब, ई भी कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, एरिया बदल रहा है क्रॉस सेक्शन का, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी चेंज होगा। बट एज बिकॉज आई इज कांस्टेंट एंड ई बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट, सो आई कैन से ये जो ए इंटू वी डी का प्रोडक्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो A इंटू वी डी का प्रोडक्ट है, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, बिकॉज n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, सो द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू वी डी also has to be a constant. Is that clear? Which means I can write कि VD is inversely proportional to the cross sectional area. VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना फास्ट चार्ज कैरियर्स मूव कर रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है और अगर यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 है तो हमने ये देखा कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शन छोटा होता है वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से दैट इन दिस केस v1 has to be more than v2, and this is something which is not new for you। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सीखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत हद तक वाटर करंट जैसा है। हमने सीखा है कि पाइप का मुंह छोटा होता है तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है, पाइप का मुंह बड़ा है तो पानी का स्पीड घट जाता है। वही बात है, मुंह छोटा तो चार्जेस का स्पीड बड़ा, मुंह बड़ा तो चार्जेस का स्पीड छोटा, सो v2 लेस देन v1। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के दी है। Is that clear? So ये था, this was the complete story about drift current and how drift velocity is connected to current, उसका expression and how we should go about it। जितने सारी चीज़ें तुमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए, मैंने सारा बताया। अभी तुम्हारा काम इसको अच्छे से समझना, इसको लिखना, इसको लिखो, उसके बाद मैं तुमको कुछ बढ़िया बढ़िया बेसिक कंसेप्ट्स को हिट करने वाला न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, ठीक है? इसको कॉपी करो। तो देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 1 mm, एक ब्लैक कलर का कॉपर वायर दिख रहा है, इसका रेडियस 1 mm, इसका लेंथ 1 मीटर है, इज जॉइन इन सीरीज विद एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, सीरीज में कनेक्टेड है और एक आयरन वायर के साथ जिसका लेंथ 2 मीटर है और जिसका रेडियस कितना है, 3 mm दिया हुआ। द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटीज इन द कॉपर एंड आयरन वायर इज, द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटीज, वेरी वेरी सिंपल। लेट अस से कॉपर मतलब करंट डेंसिटी इन कॉपर डिवाइड बाय करंट डेंसिटी इन आयरन, क्या होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट बाय एरिया। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके थ्रू जितना करंट फ्लो करेगा भाई साहब, इसके थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? तो करंट बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर इनटू करंट ऊपर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आयरन वायर। और ध्यान से देखो, आई गेट्स कैंसल्ड, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एरिया ऑफ आयरन वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ई मतलब आयरन 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 आयरन, यहाँ सेकेंड वाला आयरन है मतलब R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, R1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? R2 स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9, R1 स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। सो द आंसर इन दिस केस इज 9:1। वेरी वेरी सिंपल, राइट? बस इसमें ये समझना है, एज बिकॉज बोथ द रॉड्स आर कनेक्टेड in series, the current flowing through both of them will be the same, ठीक है ना। So answer is 9:1, so this is the correct option, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके okay, so a potential difference of V is applied at the ends of a copper wire of length L and diameter D on doubling only D, मतलब diameter को अगर हम डबल कर देते हैं, what will happen with the drift velocity, ठीक है। drift velocity कितना होगा, potential difference उतना ही रखेंगे, लेंथ नहीं बदलेगा, diameter D है उसको डबल कर दिया तो drift velocity में क्या फर्क पड़ेगा। try to understand, current I that is equal to what, N E A V D, यही था ना करंट आई का एक्सप्रेशन।
और करंट आई को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखो V is in this case potential difference, resistance की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो into length of the conductor by area A, A ऊपर चला गया और यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखो, that is N E A V T। तो क्या दिख रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से अभी अगर मुझे ग्रिड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है वी डी की जगह, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रो एल एन ई। So this is the final expression of VD that we have got in this case. अभी ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं चेंज किया, रो रेजिस्टिविटी वो तो कांस्टेंट ही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं चेंज हुआ, n that is an intrinsic property of the conductor, number of charges per unit volume ये भी कांस्टेंट है। एक्चुअली क्या देखो, एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो डायमीटर को कोई इफेक्ट ही नहीं है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। अगर तुमने बाकी सारे कंडीशन सेम रखा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया, लेंथ को नहीं बदला, एंड रेजिस्टिविटी वही रहा, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम वही रहा, सिर्फ डायमीटर को अगर डबल कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एरिया बेसिकली क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो इसका आंसर होगा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस केस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन ऐसा है कि एक कॉपर वायर हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm ऑन वन साइड, मतलब कॉपर वायर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज 6 mm ऑन वन साइड। 6 mm on one side, the wire is 10 मीटर लॉन्ग, जैसे कि दिख रहा है वायर का लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है, एंड कैरीज द करंट ऑफ 3.6 एम्पीयर, 3.6 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है। तो पूछा द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, वो भी दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, वो कितना होगा, I डिवाइडेड बाई एरिया। सो व्हाट इज करंट इन दिस केस, करंट इन दिस केस इज 3.6 एम्पीयर, and what will be the area in this case? Can you tell me what will be the area in this case? एक साइड का लेंथ कितना है, 6 mm, तो इन दिस केस 6 mm को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो 6 इंटू 10⁻³ राइट, दिस इज मीटर्स। L इन 12 क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, दैट इज द एरिया। और इसका आंसर कितना आ जाएगा इन दिस केस, लेट्स सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख के रखता हूँ इन दिस केस, दैट इज 10⁵ एम्पियर इंटू मीटर टू द पावर -2। ये हो गया करंट डेंसिटी, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर, पूछा कि इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेक्स्ट ये पूछा गया। चलो दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये बताओ, कुछ चमका, कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये फॉर्मूला हमको आता है ना कि J इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ई। तो ई का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, ई इन दिस केस इज इक्वल टू J बाई सिग्मा, 1 बाई सिग्मा इज नथिंग बट रो इंटू J, ठीक है ना। यहाँ से निकालेंगे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर रो जो है वो रेजिस्टिविटी और यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना है, 1.72 इंटू 10⁻⁸, दैट इज रो की जगह 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू जे, करंट डेंसिटी जो जस्ट नाउ हमने निकाल के रखा है 10⁵, और इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख के देता हूँ। इसका आंसर क्या, दैट इज 1.72 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ लिखता हूँ दैट इज 1.72 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। So this is the expression for electric field in this case. How much time is required for an electron to travel the length of the wire? पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा लेंथ, ठीक है। तो लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेता हूँ तो टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम इन दिस केस इज व्हाट, लेंथ इन दिस केस इज 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी ऑल नो कि आई का वैल्यू कितना होता है, दैट इज NEAVD। So VD हम लोग क्या लिख सकते हैं in this case, VD can be written as, come on tell me, I divided by NEA। तो यहाँ पर 10 मीटर्स तो है, यहाँ पर 10 हमने लिख दिया, और VD की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, that is I ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, that is NEA। Is that clear? So let's simplify this. This is 10 into number of charges per unit volume, ये दिया हुआ है, density of free electrons 8.5 into 10⁸, so this is 8.5 into 10⁸,
Okay, can you tell me what is the value of V? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है. एंड नेक्स्ट एरिया, एरिया इन दिस केस कितना हो जाएगा बताओ. क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 mm है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 into 10 to the power minus 3. इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, स्क्वायर किया, तो एरिया पता चल गया. एरिया हमको पता चल गया. और नीचे करंट, करंट इन दिस केस कितना फ्लो करता है, दैट इज 3.6 एम्पियर. तो हमने यहाँ पर 3.6 पुट कर दिया. एंड फाइनली जो टाइम का वैल्यू आएगा, दैट इज 1.3 into 10 to the power 6 seconds. यार ये कैलकुलेशन में नहीं करूँगा, तो टेक टाइम. ठीक है, मैं बस तुमको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? क्या तुमको समझ में आया इसको कैसे करते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, लेकिन इसमें सारे फॉर्मूलाज हमने जो सीखा है वो सारा का सारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस. फाइन. ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत फील वाला क्वेश्चन है. इसको लेके, इस आइडिया को लेके बहुत बार डिस्कस किया था. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. पूछा कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है. बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द टाइम इंटरवल इन व्हिच इट्स डिस्प्लेसमेंट in 1 meter is 1 meter along the wire, is 1 meter along the wire. देखो डिस्प्लेसमेंट कौन करवाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डिस्टेंस कौन कवर करवाता है, इट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं लिख के रखता हूँ इन दिस केस, जो थर्मल वेलोसिटी होगा मैंने कहा था दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. किसी किसी बुक्स में 10 to the power 6 भी लिखा रहता है, मैं 10 to the power 5 लेके ही करूँगा. ठीक है ना. अच्छा, अभी बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर कवर होता है, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? तो एक बार ये निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगा होगा 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में. ठीक है ना. 1 मीटर डिस्टेंस मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ इन दिस केस, लेट अस से दैट इज 1 मीटर. और अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आगे 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 बढ़ता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 10 to the power minus 3 ऊपर क्या आ जाएगा सेकंड्स. इस दैट क्या, मीटर को हटा कर रखता हूँ, मीटर नहीं चाहिए, मीटर नहीं चाहिए. सो फाइनली ये कितना आ जाएगा इन दिस केस, दैट इज 10 to the power 3 सेकंड्स, मतलब 1000 सेकंड्स. तो 1000 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा. ध्यान से देखो भाई साहब, कितना थर्मल स्पीड कितना है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड. तो डिस्टेंस तो ज़बरदस्त निकलेगा. ठीक है ना. तो डिस्टेंस इन दिस केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट डिस्टेंस भाई साहब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. इज दैट क्लियर? स्पीड कितना है मैंने माना कि कितना लेटर से 10 to the power 5 इंटू टाइम कितना है, दैट इज 10 to the power 3. तो फाइनली आंसर कितना आएगा, दैट इज 10 to the power 8 मीटर्स. जस्ट ट्राई टू इमेजिन जितने टाइम में वो सिर्फ 1 मीटर कितना होता है यार, ज़्यादा लंबा तो नहीं होता. जितने टाइम में 1 मीटर वो कवर करेगा, एक्चुअली में उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 10 to the power 8 मीटर्स. कैन यू इमेजिन कि रैंडमली ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनका जो थर्मल वेलोसिटी वो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इसलिए इतने जितने टाइम में मतलब इफेक्टिवली वो सिर्फ 1 मीटर आगे जाता है, लेकिन उस चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक. हमने जितना कुछ सीखा है उस सारे कंसेप्ट को हमने प्रॉब्लम्स में यूज़ कर लिया. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. इसको यहाँ पर ही क्लोज करते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.